इन यिन पर्ल्स को मैं चुपके से पापा को इस्तेमाल करने के लिए दे सकता हूँ। कमरे के धुंधले उजाले में अपने हाथ की हथेली पर रखे उन 3 सफेद यिन पर्ल्स को देखते हुए आर्यन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में उम्मीद की एक तेज चमक कौंध गई। जब से उसके पापा राघव अर्थली स्टेज से नीचे गिरे थे, उनके शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जा बहुत कमजोर हो चुकी थी। आर्यन को पूरा यकीन था कि अगर उसके पापा इन यिन पर्ल्स के अंदर मौजूद इस बेहद शुद्ध और ठंडी यिन एनर्जी को किसी तरह अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो उनकी खोई हुई ताकत और उनकी शारीरिक एनर्जी को एक बहुत ही भयंकर बूस्ट मिलेगा। लेकिन इन यिन पर्ल्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या थी। राघव के शरीर को हील करना और उनकी पुरानी इंटरनल इंजरीज का इलाज करना सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। राघव का शरीर पिछले कई सालों से उन खतरनाक चोटों को बर्दाश्त कर रहा था, जिसकी वजह से उनके अंदरूनी अंगों को बहुत ही गहरा नुकसान पहुंचा था। अगर उन पुरानी चोटों का समय रहते इलाज नहीं किया गया, तो राघव के लिए इन यिन पर्ल्स की इस भारी और शुद्ध यिन एनर्जी को सेफली अब्सॉर्ब करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उल्टा ये एनर्जी उनके शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। अगले कुछ दिनों में मुझे कोई ऐसा सही मौका ढूंढना होगा जब मैं पापा को चुपके से उस पत्थर के ताबीज से निकलने वाला वो जादुई लाल लिक्विड पिला सकूं। मुझे बस ये देखना है कि क्या वो लिक्विड उनके शरीर की इन पुरानी और गहरी चोटों को ठीक करने में मदद कर सकता है या नहीं। आर्यन ने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए खुद से बहुत ही धीमी आवाज में कहा। इस समय राघव की हालत सच में बहुत चिंताजनक थी। इतने सालों तक बिना किसी सही इलाज के अपने अपाहिज शरीर को घसीटने की वजह से उनकी नसें और उनकी हड्डियां अंदर से बहुत कमजोर पड़ चुकी थीं। अगर पापा अपनी पुरानी ताकत को वापस हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो चौहान फैमिली में हमारा खोया हुआ रुतबा और हमारी इज्जत एक ही पल में वापस लौट आएगी। आखिरकार पिछले इतने सालों के इतिहास में पूरी चौहान फैमिली में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस में हेवनली स्टेज तक पहुंच पाए हैं। आर्यन के दिमाग में अपने पिता के पुराने सुनहरे दिनों की यादें ताजा हो गईं। शिवालिक टाउन जैसे इलाके में हेवनली स्टेज का कल्टीवेटर होना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे लोगों को पूरे टाउन में सबसे एलीट और सबसे ताकतवर प्रैक्टिशनर्स माना जाता था। शिवालिक टाउन के भीतर किसी भी फैमिली या क्लैन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता था कि उनके पास हेवनली स्टेज के कितने मास्टर मौजूद हैं। इसलिए अगर राघव अपनी उस हेवनली स्टेज वाली पुरानी ताकत को वापस पा लेते, तो न सिर्फ चौहान फैमिली के भीतर उनका पुराना रुतबा और उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता, बल्कि उनके कल्टीवेशन के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। यह एक ऐसा खूबसूरत भविष्य था जिसके सपने आर्यन, उसकी माँ मीरा और काव्या पिछले कई सालों से लगातार देख रहे थे। जब आर्यन के दिमाग में अपने पिता राघव की वो पुरानी रौबदार और ताकतवर छवि उभरी, तो वो खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। उसने अपने कमरे के कोने में रखी हुई एक बहुत ही छोटी सी कांच की शीशी उठाई और बहुत ही सावधानी से उन तीनों सफेद यिन पर्ल्स को उस शीशी के अंदर रख दिया। आर्यन बहुत अच्छे से जानता था कि ये यिन पर्ल्स कितने ज्यादा कीमती थे। अगर वो चाहता तो वो शिवालिक टाउन के मार्केट में जाकर इन मोतियों के बदले कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली महंगी ग्रेड 3 की बूटियां आसानी से खरीद सकता था। लेकिन उसके लिए इन मोतियों की कीमत उसके पिता की सेहत और उनकी खोई हुई ताकत से बढ़कर बिल्कुल नहीं थी। उन मोतियों को शीशी में सुरक्षित रखने के बाद आर्यन ने आखिरकार चैन की एक लंबी सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह से रिलैक्स किया, अचानक से उसके पूरे शरीर की हड्डियों में एक अजीब सा, बहुत ही भारी और ऐंठन भरा दर्द उभरने लगा। भले ही उस जादुई पत्थर के ताबीज ने काव्या के शरीर से उस जहरीली बर्फीली हवा को पूरी तरह से बाहर खींच लिया था, लेकिन आर्यन का अपना शरीर अभी भी उस बर्फीली ठंडक के कुछ इफेक्ट से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया था। क्या वो बर्फीली ठंडक मेरे शरीर के अंदर घुस गई है? शरीर में उठे इस अचानक और तीखे दर्द ने आर्यन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो दर्द उसकी मांसपेशियों से होते हुए सीधे उसकी हड्डियों के बोन मैरो तक पहुंच गया। ये एहसास बिल्कुल वैसा ही था मानो कोई बर्फीला ड्रिलर उसकी हड्डियों के अंदर छेद करके धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। हड्डियों की रिफाइनिंग। इस अचानक हुए शारीरिक बदलाव और उस अनोखे एहसास को महसूस करते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हड्डियों की रिफाइनिंग यानी बोन रिफाइनिंग कल्टीवेशन के इस सफर में वज्र देह का 5वां लेवल हासिल करने का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था।
इस स्टेप को पूरा करने के बाद इंसान की हड्डियों की ताकत, उनकी घनत्व डेंसिटी और उनकी मजबूती इस हद तक बढ़ जाती थी कि उसकी कुल शारीरिक ताकत और उसकी मूवमेंट्स की स्पीड एक ही झटके में कई गुना ज्यादा विनाशकारी हो जाती थी। लेकिन आर्यन ने तो अभी आज दोपहर को ही वज्र देह के चौथे लेवल पर कदम रखा था। उसकी खुद की कैलकुलेशन और उसके अंदाजे के हिसाब से भले ही उसके पास उस पत्थर के ताबीज से मिलने वाले जादुई लाल लिक्विड का सपोर्ट था, फिर भी उसे कल्टीवेशन के इस बोन रिफाइनिंग वाले स्टेप तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन का लंबा समय लगना चाहिए था। तो फिर यह सब अचानक से इसी वक्त कैसे शुरू हो गया? ये पक्का काव्या के शरीर से निकली उस चिलिंग कोल्ड का ही असर है। थोड़ी देर तक गहराई से सोचने के बाद आर्यन को आखिरकार अपनी उलझन का जवाब मिल गया। ये सोचते ही उसके छोटे से चेहरे पर गहरी हैरानी और अविश्वास का भाव आ गया। क्या काव्या के शरीर के अंदर उठने वाला वो भयंकर बर्फीला अटैक सच में कल्टीवेशन करने वाले किसी प्रैक्टिशनर के लिए इतना चमत्कारिक और इतना तेज असर दिखा सकता था? काव्या के शरीर की वो चिलिंग कोल्ड सच में बहुत ही खूंखार और हिंसक थी, लेकिन किस्मत से उस पत्थर के ताबीज ने उस ठंडक को अपने अंदर सोखते वक्त उसकी सारी हिंसक और खतरनाक वाइब्स को फिल्टर करके बाहर निकाल दिया और सिर्फ उसकी सबसे शुद्ध और फायदेमंद एनर्जी को ही मेरे शरीर के अंदर छोड़ा है। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए याद किया कि कैसे खुद राघव, जो कि अपने समय के एक बहुत बड़े मास्टर थे, उन्हें भी इस ठंडक का सामना करने में नानी याद आ गई थी और वो आधे महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे थे। उस तुलना में आर्यन का अपना वजूद, जो अभी सिर्फ वज्र देह के चौथे लेवल पर था, वो इस ठंडक के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं था। अगर आज इस पत्थर के ताबीज ने एक ढाल की तरह काम नहीं किया होता, तो आर्यन का पूरा शरीर अब तक बर्फ की तरह जम चुका होता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि काव्या की उस बीमारी के अंदर ऐसा चमत्कारिक इफेक्ट छिपा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगली बार इस चिलिंग कोल्ड के फ्लेयर अप होने में अभी काफी लंबा समय बाकी है। ये बात अपने मुंह से बोलते ही आर्यन ने अचानक से घृणा और खुद पर ही गुस्सा करते हुए जमीन पर थूक दिया। हर बार जब भी वो चिलिंग कोल्ड का दौरा पड़ता था, काव्या को मौत से बदतर दर्द और तड़प का सामना करना पड़ता था। अगर इस कल्टीवेशन की स्पीड और इन यिन पर्ल्स को पाने की कीमत काव्या की वो असहनीय तड़प थी, तो आर्यन को ऐसी ताकत और ऐसे मोतियों की एक कतरे की भी जरूरत नहीं थी। वो काव्या के दर्द की कीमत पर कभी ताकतवर नहीं बनना चाहता था। अपने दिमाग में आए इस घटिया और मतलबी विचार को तुरंत दबाते हुए आर्यन ने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और बिस्तर पर आराम से लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसकी सांसें शांत हुईं, उसकी छाती पर रखे उस पत्थर के ताबीज से एक बार फिर बहुत ही हल्की दूधिया सफेद रोशनी बाहर निकलने लगी। पिछले कुछ दिनों की लगातार ट्रेनिंग के बाद आर्यन को इस पत्थर के ताबीज के काम करने के तरीके के बारे में काफी कुछ समझ आ चुका था। वह जानता था कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह शांत होता था, तो उसकी कॉन्शियसनेस एक बहुत ही गहरे, शांत और अंधेरे स्पेस के अंदर खींच जाती थी। यह स्पेस वास्तव में उसकी अपनी कॉन्शियसनेस द्वारा बनाया गया एक स्पिरिचुअल डोमेन था, जहां उसकी असली फिजिकल बॉडी एंटर नहीं कर सकती थी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि उस स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर रहकर उसकी कॉन्शियसनेस जो कुछ भी सीखती थी या जो भी मसल मेमोरी हासिल करती थी, उस सुबह जागने के बाद उसकी असली फिजिकल बॉडी में पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाती थी। उस गहरे अनंत अंधेरे स्पेस के भीतर एक चमकता हुआ सफेद पुतला और एक इंसानी साया लगातार हवा में अपनी मुट्ठियां चला रहे थे। उस शांत वातावरण में कपड़ों के रगड़ने और हवा के चीरने की क्रिस्प छटकने वाली आवाजें लगातार गूंज रही थी। आर्यन अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस चमकते हुए पुतले के हर एक मूव को देख रहा था। पुतले के शरीर का एक एक जोड़, उसकी उंगलियों का झुकाव और उसके पैरों का बैलेंस किस तरह से बदल रहा था, आर्यन उसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए फीड कर रहा था। इतने लंबे समय तक बिना थके इस स्पिरिचुअल डोमेन के भीतर कल्टीवेशन करने के बाद आर्यन भले ही यह दावा नहीं कर सकता था कि वो भेदक प्रहार के बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका है, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन था कि इस टेक्निक पर उसकी पकड़ फैमिली के बाकी सभी नौजवानों से कई गुना ज्यादा बेहतर थी। जब भी उसका दिन अच्छा होता था, वो अपनी असली बॉडी के साथ भी बिना किसी रुकावट के लगातार पूरे 9 गूंज निकाल सकता था। लेकिन भले ही आर्यन इस भेदक प्रहार की 9 गूंज निकालने में पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका था, फिर भी वो उस आखिरी और सबसे जादुई 10वीं गूंज की दहलीज को पार करने में बार बार नाकाम हो रहा था। जैसे ही उस चमकते हुए पुतले ने एक बार फिर से बेहद फुर्ती के साथ
भेदक प्रहार के 9 फॉर्म्स को पूरा किया और 9वीं गूंज की आवाज गूंजी, आर्यन का फोकस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ठीक उसी पल आर्यन को एक बहुत ही अजीब और अनरियल एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो उसकी खुद की कॉन्शियसनेस उस चमकते हुए पुतले के शरीर के अंदर घुस गई हो और वो दोनों एक हो चुके हों। उस पुतले के शरीर के भीतर एनर्जी का फ्लो किस तरह हो रहा था, उसकी मांसपेशियां किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही थीं और अपनी हड्डियों के जोड़ों से वो किस तरह से उस भयंकर फोर्स को कंट्रोल कर रहा था, वो सारा का सारा साइंस आर्यन के दिमाग की गहराइयों में एक गहरे घाव की तरह छप गया। उस गहरे अंधेरे में एक बहुत ही धीमी, लगभग न के बराबर सुनाई देने वाली लेकिन अंदर तक हिला देने वाली एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। यह आवाज पुतले की हथेलियों से निकले एक ऐसे विनाशकारी फोर्स के साथ बाहर आई थी जो पहले की सभी 9 गूंज की तुलना में कई गुना ज्यादा भारी और जानलेवा महसूस हो रहा था। तो यह है इसका असली राज। आर्यन की आंखें एकदम से खुली और उसके चेहरे पर एक बेहद खुशहाल और आत्मविश्वासी भाव आ गया। उसने आखिरकार भेदक प्रहार की उस रहस्यमयी 10वीं गूंज के पीछे छिपे हुए असली सीक्रेट को पकड़ लिया था। उस अद्भुत और जादुई स्टेट में रहने के दौरान आर्यन ने साफ साफ महसूस किया था कि वो चमकता हुआ पुतला उस आखिरी 10वीं गूंज को निकालने के लिए अपनी बाहों या अपनी छाती की बाहरी मसल्स की ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा था। असल में भेदक प्रहार की पहली 9 गूंज पूरी तरह से बाहरी होती है, यानी वो शरीर की बाहरी मांसपेशियों और कपड़ों के रगड़ने से पैदा होती है, लेकिन वो आखिरी 10वीं गूंज पूरी तरह से अंदरूनी होती है। वह बल सीधे शरीर के अंदर मौजूद हड्डियों के आपस में टकराने और रीढ़ की हड्डी से उठने वाली उस कंपी से पैदा होता है। जब कोई इंसान अपनी मांसपेशियों और अपनी हड्डियों के बीच एक ऐसा परफेक्ट तालमेल बना लेता है जिससे वो अपनी ही फिजिकल लिमिट्स को तोड़ सके, तब जाकर वो भेदक प्रहार की उस 10वीं गूंज तक पहुंच पाता है। आर्यन का पूरा शरीर इस रहस्य को जानने के बाद एक्साइटमेंट से कांपने लगा। हड्डियों और मांसपेशियों का यह अनोखा कॉम्बिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे चौहान फैमिली का कोई भी कल्टीवेटर जानता हो। आर्यन को पूरा यकीन था कि खुद उसके पिता राघव भी इस 10वीं गूंज के पीछे छिपे इस असली विज्ञान से पूरी तरह अनजान थे। अगर आज आर्यन ने इस स्पिरिचुअल डोमेन के भीतर उस रहस्यमयी पुतले के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को मर्ज नहीं किया होता, तो वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इस 10वीं गूंज के सीक्रेट को क्रैक नहीं कर पाता। अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आर्यन बहुत अच्छे से समझ रहा था कि एक बार जब वह इस 10वीं गूंज को अपनी असली फिजिकल बॉडी के साथ मास्टर कर लेगा, तो इस भेदक प्रहार की ताकत इतनी भयानक हो जाएगी कि यह आसानी से किसी लेवल 2 की टॉप कैटेगरी की मार्शल आर्ट्स को भी पानी पिला देगी। भले ही आर्यन को अभी अपनी असली फिजिकल बॉडी के साथ इस 10वीं गूंज को निकालना बाकी था, लेकिन इस सीक्रेट को जानने के बाद उसके अंदर एक ऐसा अटूट विश्वास आ गया था कि वो बहुत जल्द इसमें पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो जानता था कि एक बार जब उसने इस 10वीं गूंज पर पूरी महारत हासिल कर ली, तो यह भेदक प्रहार उसका सबसे बड़ा और सबसे घातक सिग्नेचर किल मूव बन जाएगा। उस स्टेज पर पहुंचने के बाद आर्यन को पूरा यकीन था कि वो सीधे वीर जैसे खतरनाक कल्टीवेटर से भी आंखें मिलाकर लड़ सकता था। एक ऐसा कल्टीवेटर जो कल्टीवेशन की स्टेजेस में आर्यन से पूरे 2 लेवल आगे था और जिसके पास प्राण ऊर्जा की असली ताकत मौजूद थी। जैसे ही आर्यन के दिमाग में वीर का वो घमंडी चेहरा और उसकी वो घटिया चालें याद आई, जिस तरह उसने राघव को मजबूर करके काव्या से सगाई करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी, आर्यन के दिल में बदले की आग और भी तेज सुलगने लगी। वीर, इस बार मैं तुझे चौहान फैमिली के पूरे क्लैन के सामने ऐसा सबक सिखाऊंगा और तेरी ऐसी पिटाई करूंगा कि तू दोबारा कभी भी काव्या का नाम अपने गंदे मुंह से लेने लायक नहीं बचेगा। आर्यन ने अपने होठों को चबाते हुए एक ठंडी हंसी हंसी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का भाव फिर से एकदम गंभीर और फोकस से भर गया। उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत उस अंधेरे स्पेस में भेदक प्रहार का स्टैंस लिया और अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। वह जानता था कि वीर अभी भी उससे काफी आगे था, इसलिए उसे अपनी मेहनत की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। उस शांत अंधेरे स्पेस के भीतर उस नौजवान का साया किसी फुर्तीले बंदर की तरह हवा में उड़ उड़ कर अपनी मुट्ठियां चला रहा था। भले ही पसीने की बूंदें उसके पूरे शरीर से पानी की तरह बह रही थीं, लेकिन बिना थके, बिना रुके वो लगातार उस भेदक प्रहार के मूव्स को दोहराता रहा और उस अंधेरे में चटकने की वो तेज, साफ और गूंजती हुई आवाजें लगातार गूंजती रहीं।